नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे यानी एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर। स्वागत करते हैं हम आप सभी का। दोस्तों आज से हम लोगों का जो है ये सेशन प्रारंभ हो रहा है, यानी कि अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, यानी कि बीएड के फर्स्ट ईयर के जो है सिलेबस, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। अब चूंकि एग्जामिनेशन का समय काफी नजदीक हो चुका है और बीएनएमयू यानी कि जो यहाँ का भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी है और जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, इन दोनों ने बीएड के फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के डेट रिलीज कर दिए हैं। तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी के जो डेट रिलीज हुए हैं 14 तारीख से है, 14 दिसंबर से। तो उससे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे के सारे सब्जेक्ट के हम लोग जो है टोटल के टोटल टॉपिक हम लोग कर पाए और वो सारे के सारे टॉपिक जो है बिल्कुल ही सिलेबस से होने चाहिए। तो आज से हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप जो कोर्स 1 से संबंधित है। 80 नंबर का ये प्रश्न 80 नंबर का ये प्रश्न पत्र होगा। 80 नंबर का प्रश्न पत्र में आप लिखेंगे और काफी अच्छे नंबर, मेरे ख्याल से आप यदि हमारे सेशन को लगातार बनकर देखते हैं तो आपके टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे और आप 80 नंबर में से अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे, ताकि जो आपका सिलेक्शन होगा जब भी, तो नंबर उसमें कोई भी दिक्कत ना डाले। इस प्रकार से आप हमारी इस वीडियो को, हमारी सेशन को अधिक से अधिक यानी कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है उन सभी हमारे दोस्तों को ये पहुंच सके जो बिहार से बीएड कर रहे हैं या फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी के हैं या फिर बीएनएमयू के हैं। तो उन सभी छात्रों को इसका लाभ आसानी से मिल सके। दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि हमारी जो है सेशन को लगातार रूप से देखें, क्योंकि हम टोटल सिलेबस को 1 महीने के अंदर यहाँ पर हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 और जितने भी आपके चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप के बाद जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन और तीसरे सब्जेक्ट के जो है टीचिंग लर्निंग, इससे संदर्भित भी हम बात करेंगे। टोटल सिलेबस से बात करेंगे, सिलेबस से बाहर कोई भी बात नहीं होगी। जितनी भी बातें होनी थी सिलेबस के बाहर हो चुकी है। अब हम टोटल सिलेबस को कवर करेंगे, सिलेबस के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और 1 महीने के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जितने कोर्स 1 से लेकर कोर्स 6 तक है सारे के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करें और लगातार रूप से वीडियो जाएंगे। एक दिन में 2-3 वीडियोस तक आने की संभावना है, क्योंकि डेट बहुत कम बचा है हम लोगों को और पढ़ना बहुत ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके पैसे नहीं लग रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आज जो है इसके संदर्भ में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बाल्यावस्था की ऐतिहासिक और समसामयिक परिप्रेक्ष्य में हम इसके संदर्भ में पढ़ेंगे। ये हमारे जो है ये हमारे दिए हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आज से पढ़ने का शुरू करेंगे। सिलेबस में आपका ये दिया हुआ है बाल्यावस्था के ऐतिहासिक एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्य की विवेचना करें, इस प्रकार के जो है उसमें दिए हुए हैं सिलेबस में। तो सबसे पहले हम आज इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को देखने का जो है कोशिश करते हैं। इसके भूमिकाओं की यदि हम बात करें दोस्तों, भूमिकाओं की बात करें तो मुख्य बिंदु के तौर पर हम उसकी भूमिकाओं को देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, बाल्यावस्था जो है मानव विकास की प्राकृतिक अवस्था है। चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था क्या है? मानव विकास की प्राकृतिक अवस्था है। इस बात से क्या अभिप्राय है कि प्राकृतिक अवस्था है? प्राकृतिक अवस्था से दोस्तों ये जो है तात्पर्य होता है कि मानव का विकास जो है कोई बनावटी नहीं है, वो इंसान के द्वारा नहीं चलाया जाता है। ये जो विकास का क्रम होता है, ये विकास का क्रम प्राकृतिक है और उसमें जो है प्राकृतिक रूप से उसके जो है अवस्थाओं का परिवर्तन होता रहता है। वो जब शिशुअवस्था में होता है, फिर वो बाल्यावस्था में होता है। इस प्रकार से उसमें जो है अवस्थाओं का परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होता रहता है। उसमें कोई भी जो है सामाजिक या फिर कोई संदर्भ नहीं होता है जो उसको आगे बढ़ने में या फिर रोकने में जो है प्रभावित करता है। बहुत सारे ऐसे तत्व जो प्रभावित करते हैं, लेकिन जो उसके जो विकास की जो अवस्था होती है ये प्राकृतिक होती है और ये अपने आप जो है अवस्था परिवर्तित होती रहती है। एज के अनुसार इसके जो है अवस्थाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार से जो है ये बताने का प्रयास करता है कि बाल्यावस्था मानव विकास की प्राकृतिक अवस्था है, ठीक है दोस्तों। बाल्यावस्था क्या है? मानव विकास की प्राकृतिक अवस्था है। कुछ मुख्य बिंदुओं को हमने लेने का प्रयास किया ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये प्रश्न जो है कंप्लीट हो सके, और मैंने आज इसको पूरा बोर्ड पर लिख दिया है ताकि आप लोग इसका नोट भी बना सकें, लिख सकें और अच्छे प्रकार से समझ सकें। दोस्तों जब भी हमारे सेशन को आप देखें, एक कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें ताकि मुख्य चीजों को आप उसमें नोट कर सकें। मुख्य चीजों को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले हमने देखा बाल्यावस्था क्या है? मानव विकास की प्राकृतिक अवस्था है, अर्थात ये जो है ईश्वरीय प्रदत्त होती है, ईश्वर के द्वारा ही संचालित होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें हम दूसरे जो मुख्य बिंदु के तौर पे मैंने लिखा है, इस अवस्था में बालक स्वनिर्भर नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, स्वनिर्भर नहीं रहता है, मुख्य बात है। स्वनिर्भर से क्या तात्पर्य है? स्वनिर्भर से तात्पर्य ये होता है दोस्तों, बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात वह
अपने आप ही दौड़ना या फिर चलना नहीं प्रारंभ कर देता है। लेकिन यदि हम पशुओं की बात करें, पशु की अपेक्षा यदि हम बात करें, जैसे गाय के बछड़े या फिर जो उसके जो ये होते हैं बच्चे जो होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जन्म लेने के कुछ देर के पश्चात ही उठकर खड़े हो जाते हैं और दौड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती है, इस प्रकार की जो योग्यताएं क्षमताएं होती है, ये क्षमताएं मनुष्य के बच्चों में नहीं पाई जाती हैं, मानव के बच्चों में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो है मुख्य बिंदु के अनुसार इस अवस्था में बालक जो है स्वनिर्भर नहीं होता है, अर्थात जब बालक जन्म लेता है तो माता पिता पर या फिर अन्य घर के अन्य जो परिवार के जितने सदस्य हैं उन पर वो निर्भर होता है। खाना पीना से लेकर जो जितने भी उसके जैविक कार्य होते हैं उन सभी कार्यों के लिए वह जो है स्वनिर्भर नहीं होता है, चाहे नहाने का काम हो, पैंट पहनाने का काम हो, शौचालय आदि जितने चीजों का कार्य होता है, खाना का कार्य होता है, इन सभी कार्यों के लिए बालक स्वनिर्भर नहीं होता है, अर्थात वो अपने से इन सभी चीजों को, इन सभी कार्यों को नहीं कर पाता है। इसके लिए वो जो है दूसरे पे निर्भर होता है। ये इन बातों इन पॉइंट से ये बातें क्लियर होती है। इसके बाद अगले मुख्य बिंदु में आप देखें तो इस अवस्था में जैविक विशेषताएं महत्वपूर्ण है। कैसी विशेषताएं महत्वपूर्ण है? जैविक विशेषता। दोस्तों जैविक विशेषता क्या होती है? जैविक विशेषता वो होती है जो एक जीव को जीवन जीने के लिए जितनी भी विशेषताओं की आवश्यकता होती है वो सारी विशेषताओं को यहाँ पे सम्मिलित करने की बात की जाती है। यानी कि इस अवस्था में जैविक विशेषता क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। जैविक अभिप्रेरक, यदि आप लोग आगे चलेंगे तो आगे सिलेबस में आपके अभिप्रेरक भी आपको मिलेंगे। तो जैविक अभिप्रेरक होता है, जैविक अभिप्रेरक यानी कि जो जीव में जन्मजात से उत्पन्न होते हैं जैविक अभिप्रेरक, जैसे भूख लगना, खाना खाना, काम, नींद आदि जितने भी चीजें होती है जैविक प्रेरक जो होते हैं। तो इस अवस्था में जैविक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैविक विशेषताएं काफी महत्वपूर्ण होती है और इनके लिए जो है बालक जो है कि स्वनिर्भर नहीं होता है बल्कि दूसरों पर निर्भर होता है, अपने माता पिता या फिर परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर होता है। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा है, यानी कि इस अवस्था में जैविक विशेषताएं महत्वपूर्ण होती है, इस बात से ये स्पष्ट होता है। इसके बाद हम देखें तो अगले मुख्य बिंदु के तौर पर मैंने लिखा है इस अवस्था में जैविक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, चारित्रिक परिप्रेक्ष्य आदि का प्रभाव रहता है। दोस्तों बाल्यावस्था जो है काफी महत्वपूर्ण काल होता है एक जीवन, मनुष्य के जीवन में, बालक के जीवन में, संपूर्ण मानव के जो जितने जीवन होते हैं, संपूर्ण जितने जीवन होते हैं, जितने दिनों का जीवन होता है उसमें इन सभी का यानी बाल्यावस्था का जो है काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि बाल्यावस्था जीवन का स्वर्णिम काल है। बाल्यावस्था में घटने वाले जितनी भी घटनाएं होती हैं, आदतें होती हैं, इच्छाएं होती है, जो उनमें एक बार जन्म ले लेती है उसको फिर सुधार करना काफी मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करें तो बाल्यावस्था क्या होती है? जीवन का स्वर्णिम काल होता है। और इस अवस्था में जैविक यानी कि जैविक जो भूख प्यास जितने भी होते हैं ये भी इसके, जैसे काम, निद्रा, इन सभी चीजों का इसमें जो है काफी प्रभाव होता है। समाज का काफी प्रभाव होता है। समाज में जिस प्रकार के लोगों का जो है संगठन है, जिस प्रकार के लोग समाज में रहते हैं उस प्रकार की उसमें विशेषताएं जो है पनपने लगती है, विशेषताएं बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे देखें हम तो जो है जैविक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, चारित्रिक परिप्रेक्ष्य आदि का काफी प्रभाव होता है, क्योंकि इस अवस्था में यह अवस्था काफी जो है बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को गंदी अवस्था आदि के नाम से भी जाना है, क्योंकि इस अवस्था में बालक क्या होता है, इस अवस्था में जो होती है 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो है काफी क्या कहते हैं दूसरों पे निर्भर होता है, अर्थात उसे अपने आप से मतलब नहीं रह जाता है, खेल कूद में से लगा रहता है, तो उसके सारे कपड़े आदि गंदे रहते हैं। तो गंदी अवस्था इस प्रकार से इस अवस्था को कहा गया है। और इसमें आप देखेंगे तो नैतिक की बात की जाती है, आर्थिक की बात है, जैविक, सामाजिक, चारित्रिक आदि इन सभी चीजों का जो है काफी प्रभाव होता है। यानी कि बाल्यावस्था में इन सभी चीजों का काफी प्रभाव देखा जाता है। तो इसके बाद देखें हम मुख्य जो बिंदु यहाँ पे लिखे हैं, बाल्यावस्था में जोखिम से बचाव के लिए भी जो है कार्य किए जाने चाहिए। कौन कौन से कार्य? जैसे कार्य स्तर पर शोषण, जैसे बहुत सारे जो काल, जिस मतलब बहुत सारे काल हुए, जैसे मध्यकाल, जो है आधुनिक काल या 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की हम बात करें तो प्रत्येक काल में जो है बाल्यावस्था के लिए अलग अलग परिभाषाएं हैं। मतलब बाल्यावस्था के संदर्भ में यदि हम बात करें तो मनोविज्ञान के विकास से पहले बाल्यावस्था की कोई अवधारणा ही नहीं रह गई थी। जिस प्रकार का मन होता था उस प्रकार के उस पर शोषण किए जाते रहे थे। तो उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो बाल्यावस्था में जो जोखिम से बचाव होते थे, यानी कि जोखिम उनके कौन कौन से होते थे। तो जिस प्रकार के कार्य स्तर पर शोषण की बात करें,
अश्लील साहित्य की बात करें कि जो बच्चों को काफी जो है प्रभावित करता है, काफी इफेक्टिव करता है बच्चों को, और जो है उसमें गलत कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है, चोरी आदि, या फिर किसी के साथ गलत व्यवहार करने की जो उसमें आदत की डेवलपमेंट हो जाती है, इन सभी चीजों से उसमें बचाव किया जाना चाहिए। बाल्यावस्था में जोखिम से बचाव के कार्य बचाव के लिए जैसे कार्यस्थल पर शोषण, इनमें बचाव किए जाने चाहिए। इसके लिए परिवार जो है इसके लिए ध्यान रखेंगे। अश्लील साहित्य यानी कि गलत जो जितने बहुत आज तो मीडिया में भी बहुत सारे चीजें ऐसी है, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसी चीजें आ गई है जिससे बच्चों को काफी नुकसान हो रहा है या फिर वो गलत रास्ते की ओर मुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो पुराने कालों में, पहले के कालों में इतने मीडिया आगे नहीं थी, मतलब जो हम लोग मोबाइल का यूज करते हैं, यूट्यूब का यूज करते हैं, इतने नहीं थे। लेकिन बात करें तो उस समय भी साहित्य जो थी, साहित्य बहुत चरम सीमा पर थी, साहित्य आगे थी, तो साहित्य भी बहुत हद तक बच्चों को प्रभावित करती थी। या गंदी साहित्य की बात करें, अच्छे साहित्य की बात करें, अश्लील साहित्य की बात करें, ये सभी चीजें बच्चों को काफी ज्यादा प्रभावित करती थी, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए या फिर जीवन को खराब करने के लिए। तो इस प्रकार के चीजें आप देखें जो मुख्य बिंदु के तौर पर बाल्यावस्था के संदर्भ में जो अवधारणाएं प्रचलित थी, पहले के संदर्भ में जो है अलग अलग कालों में अलग अलग रूपों में इसके धारणाएं प्रचलित थी। मध्यकाल में कुछ और इसके संदर्भ थे, उससे पहले इसके और कुछ संदर्भ रहे थे। 16वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी की बात करें, 19वीं शताब्दी की बात करें तो अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार के इसके संदर्भ देखे गए हैं। और 1879 में जब जो लिप्जिग में जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हुई, इसके बाद जब मनोविज्ञान का उदय हो गया, रूसो जब मनोविज्ञान में आए तो उन्होंने बताया कि बालकों को समझना चाहिए हम लोगों को। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो काफी सारा इनकी जो है बाल्यावस्था के संदर्भ में बहुत सारे बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तरफ से यदि हम बात करें तो आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे मध्यकाल में बाल्यावस्था के प्रति दृष्टिकोण। किस काल में हम लोग देखेंगे? मध्यकाल में। मध्यकाल में बाल्यावस्था के प्रति क्या दृष्टिकोण थे, इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। और धीरे धीरे करके हम लोग मध्यकाल के बाद हम लोग जो है 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और 19वीं 20वीं शताब्दी के संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। तो आज जो मुख्य हमारा टॉपिक जो है किस पे है? मध्यकाल पे आधारित है। मध्यकाल में बाल्यावस्था के प्रति क्या दृष्टिकोण थे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो 16वीं शताब्दी के पूर्व, 16वीं शताब्दी के पूर्व क्या थी? पाश्चात्य संस्कृति में बाल्यावस्था की अवधारणा जीवन के महत्वपूर्ण अवस्था के रूप में नहीं थी। जी हाँ, जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था के रूप में नहीं थी। अर्थात जब मनोविज्ञान का विकास हुआ, जब मनोविज्ञान आगे बढ़ा और इसमें बाल्यावस्था का अध्ययन किया जाने लगा, तब जो है बाल्यावस्था को जीवन का स्वर्णिम काल माना गया था। लेकिन जो पूर्व की अवस्था की हम बात कर रहे हैं, मध्यकाल की हम बात कर रहे हैं, पूर्व के काल के संदर्भ में यदि हम बात करें तो मध्यकाल में जो थी इस प्रकार की कोई व्यवस्थाएं संचालित नहीं थी कि बच्चे जो है, बच्चे का ये काल जो है काफी महत्वपूर्ण काल है और ये काल उसके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करने वाला काल है। इस प्रकार की कोई भी जो है कोई भी अवधारणाएं, कोई भी कंसेप्ट उस समय नहीं थी। और बच्चे को जो है पाश्चात्य संस्कृति में बाल्यावस्था की अवधारणा जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था के रूप में नहीं थी। इस प्रकार की बातें जो है मुख्य बिंदु के रूप में मैंने लिखा है, आप लोग इसको नोट करते जाना। ठीक है, इसके बाद आप देखें यहाँ पे दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है बच्चों को प्रौढ़ों का लघु रूप समझा जाता था। जी हाँ, बच्चों को प्रौढ़ का लघु रूप समझा जाता था, लेकिन अभी भी इसके संदर्भ में काफी अध्ययन हुई है और अध्ययन के अनुसार यानी कि मनोविज्ञान के अनुसार जो है बाल्यावस्था को लघु रूप समझा जाता है, लेकिन ये मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। मिथ्या परिपक्वता का काल ये अभी के जैसे 18वीं शताब्दी के बाद आप देखेंगे जब मनोविज्ञान का विकास हो चुका था, या फिर बाल्यावस्था या फिर विकासात्मक मनोविज्ञान का जो विकास हो चुका था, इसके बाद जो इसमें काफी बदलाव हुए थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है। लेकिन मध्यकाल की हम बात कर रहे हैं तो मध्यकाल में बच्चों को क्या कहा जाता था? प्रौढ़ों का लघु रूप समझा जाता था। प्रौढ़ का यानी कि जो 18 से ऊपर के जो उम्र के जो लोग हैं, 18 से 40 वर्ष तक के जो अवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है। तो इस अवस्था में आप देखें तो इस अवस्था में बच्चों को प्रौढ़ों का लघु रूप समझा जाता था, अर्थात मिथ्या परिपक्वता का काल। जो मनोविज्ञान ने इसे जो है सिद्ध किया कि ये काल जो है मिथ्या परिपक्वता का काल होता है, यानी कि बच्चे प्रौढ़ की तरह व्यवहार करते हैं, बच्चों में
बच्चे जो है ये मिथ्या परिपक्वता यानी झूठी परिपक्वता दिखाते हैं, झूठे रूप से वे जो है सियाना होने का जो है नाटक करते हैं। तो ये यहाँ पे कहने का प्रयास किया गया है कि बच्चों को प्रौढ़ का लघु रूप समझा जाता है, क्योंकि लोगों में भी ये कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि लोग भी ये चीजें नहीं जान रहे थे, क्योंकि इस पे कोई अध्ययन तो चला नहीं था, किसी ने इस पे अध्ययन तो किया नहीं था। जैसे मनोविज्ञान आने के बाद इस पे अध्ययन हुआ तो पता चला कि बच्चे जो है लघु रूप नहीं है, बल्कि ये मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। बच्चे अपने आप को बड़े होने का एहसास कराते हैं, लेकिन वो बड़े होते नहीं है। तो इस काल को मिथ्या परिपक्वता का काल अभी के युग के अनुसार, अभी मनोविज्ञान के अनुसार कहा गया है। लेकिन उस समय मध्यकाल में बच्चों को प्रौढ़ का लघु रूप समझा जाता था। इसके बाद आप यहाँ पे देखें अगले पॉइंट में, यहाँ पे मैंने लिखा है 15वीं और 16वीं शताब्दी। 15वीं और 16वीं शताब्दी, 16वीं सदी यानी कि 16वीं सदी की जो चित्रकला थी, चित्रकला, इस चित्रकला के माध्यम से कुछ अनुमान लगाया गया है, उसमें हम लोग देखते हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी की जो चित्रकला थी उसमें बच्चों का शारीरिक अनुपात, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, इससे कुछ निकलता है निष्कर्ष, उसे हम लोग अभी देखेंगे। तो शारीरिक अनुपात और वस्त्रों का अनुपात ये बड़ों के समान ही दिखाया गया है, बड़ों के समान ही दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, बड़ों के समान ही दिखाया गया है। इसका क्या अर्थ है? बड़ों के समान जो दिखाया गया था, इसका ये अर्थ निकलता है इस चित्र से यह पता चलता है, क्या पता चलता है कि बच्चों से बड़ों के तरह के व्यवहार की अपेक्षा की जाती थी। ठीक है दोस्तों, बच्चों से क्या की अपेक्षा की जाती थी? बड़ों के समान ही व्यवहार की अपेक्षा की जाती थी। इस चित्र के माध्यम से यह स्पष्ट होता है। चित्रकला से हम बाहर निकल कर यदि उसके संदर्भ में सोचे, बाहर निकल कर उसके संदर्भ में हम जानने का प्रयास करें तो कुछ इतिहासकारों का ये मत रहा था, कि इस चित्र के आधार पर यह पता चल रहा है कि बच्चों से बड़ों की तरह ही व्यवहार करने की अपेक्षा वहां पर की जाती थी। माता पिता के अनुसार ही सामाजिक कार्यों में बच्चों की सहभागिता या फिर आर्थिक परिप्रेक्ष्य या फिर जितने भी दृष्टिकोण थे उसमें बच्चों के भी पूर्ण रूप से सहभागिता होने की बात यहाँ पर जो है अपेक्षा की जाती थी उनसे। इस चित्र के माध्यम से इन बातों का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, इन चित्र के माध्यम से क्या पता चलता है कि बच्चों से भी उन प्रकार की, जैसे बड़ों से जितनी अपेक्षाएं होती थी उतनी अपेक्षाएं बच्चों से भी की जाती थी। यहाँ पे आप देखें कुछ मुख्य बातें मैंने लिखी है, यहाँ पे देखें आप, गंदी भाषा, ठीक है, गंदी भाषा, यौन व्यवहार आदि कुछ भी बच्चों के लिए वर्जित नहीं था। ठीक है दोस्तों, वर्जित नहीं थी, यानी कि देखिए गंदी भाषा अर्थात गाली गलौज का प्रयोग या फिर जितने अभी कुछ वयस्क लोग जो गाँव में हैं बहुत सारे ऐसी गंदी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो इन सभी चीजों के लिए कोई वर्जन वहां पे नहीं था, कोई वहां पे रुकावट नहीं थी बच्चों को कोई भी इन सभी भाषाओं का प्रयोग करने पे। या और यौन व्यवहार यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें तो बच्चों में इन प्रकार की जो है काफी विशेषताएं होती थी उस समय, मतलब गंदी भाषा का यूज करना, यौन व्यवहार करना, यानी कि सेक्सुअल की बात यहाँ पे की जाती है, और आदि कुछ भी बच्चों के लिए वर्जित नहीं था उस समय। बच्चे इस प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते थे। ये मध्यकाल की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखें बच्चों के देखभाल एवं संरक्षण के लिए वर्तमान समय में जितनी अपेक्षाएं उसके परिवार से की जा रही है, ये सभी कुछ भी उस समय नहीं था। यानी कि बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण आदि की कोई अवधारणा नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, कोई अवधारणा नहीं थी। बच्चों के संरक्षण से संदर्भित कोई भी अवधारणा नहीं थी। लोग बच्चों को महत्वपूर्ण समझते ही नहीं थे, उसके काल को समझ ही नहीं पाते थे कि ये किस प्रकार का काल है, बच्चे इस प्रकार के व्यवहार क्यों कर रहे हैं, बच्चों में किस प्रकार की कमी है, बच्चों को किस प्रकार का पालन किया जाना चाहिए, किस प्रकार के पोषण किया जाना चाहिए, कौन से संरक्षण उसको दिए जाने चाहिए, कौन से उसके बचाव के लिए कार्य किए जाने चाहिए, इन सभी चीजों की कोई कंसेप्ट नहीं थी दोस्तों, कोई अवधारणा नहीं थी। तो बच्चों के देखभाल एवं संरक्षण आदि की कोई अवधारणा यहाँ पर संचालित नहीं थी। बड़े के समान ही दंड दिए जा सकते थे, बच्चों को भी बड़े के समान ही दंड दिए जा सकते थे। ये जो है लिखी हुई है पुस्तकों में, और उसके आधार पे ही मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बता दूं कि आज से हमारा ये जो है मैराथन क्लास शुरू हो चुका है, जो काफी जो है इंटरेक्टिव होगा आप लोगों के लिए। कोर्स 1 यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप,
और इसके बाद जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन और जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट बीएड फर्स्ट ईयर के हैं सारे के सारे सब्जेक्ट को मैं लूंगा और टोटल जितने भी उसमें सिलेबस दिए हुए हैं सिलेबस का एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन करूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यहाँ देखिए अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगले पॉइंट में देखते हैं मध्यकाल में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर काफी अधिक थी। जी हाँ दोस्तों, मध्यकाल का जो समय था उस समय उतनी डॉक्टरी प्रथाएं जो प्रचलित नहीं थी या फिर हम कहें तो साइंस उतने आगे नहीं थे और जो मनोविज्ञान आगे था कि बच्चों के संदर्भ में कोई बातें वहां पर हो सके। तो यहाँ पे आप देखें तो मध्यकाल की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों की यानी कि नवजात शिशुओं की मृत्यु दर की बात करें तो काफी अधिक रही थी, अर्थात बहुत ज्यादा बच्चे जो थे वो मर जाते थे समय से पूर्व ही, यानी कि उतने आयु पूर्ण नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर जो ये कारण रहा था इस कारण के कारण जी हाँ दोस्तों, ये मध्यकाल में जो नवजात शिशुओं की मृत्यु दर थी ये काफी अधिक थी, बहुत बच्चे मर जाते थे। तो इस प्रकार के लोगों में सोच वहां पर विकसित हो चुका था, डेवलप हो चुका था कि बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना है ताकि कुछ बच्चे जो है बच सके। इस प्रकार का सोच उसमें जो है डेवलप हो चुका था। तो इस प्रकार के लोग वहां पर सोच रहे थे मध्यकाल में कि मध्यकाल में जो था नवजात शिशु का मृत्यु दर काफी अधिक था। तो एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहते थे ताकि उसके कुछ बच्चे बच सके। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की सोच तभी डेवलप हो चुकी थी। इसके बाद आप देखें अगले पॉइंट में तो मैंने आप लिखा है 17वीं सदी में फ्रांस में जन्म से 1 वर्ष के भीतर 20 से 50% बच्चों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, 20 से 50% बच्चों बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों। अभी तो 5% या 10% जो भी हो, लेकिन यहाँ पे हम देखें मध्यकाल की यदि हम बात करें तो 17वीं सदी में फ्रांस में जन्म से 1 वर्ष के भीतर, जन्म से 1 वर्ष अर्थात जो है ऐसे बच्चे जिसका आयु 1 वर्ष के अंदर था, ऐसे बच्चों का मृत्यु दर की हम बात करें तो 20% से लेके 50% तक हो चुका था। और ये काफी महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों उस समय मृत्यु दर का। ये काफी प्रभावित करता होगा उस समय। तो मध्यकाल की बात करें तो इस प्रकार की जो है वहां पे जो देखा जा रहा था कि इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो वहां पे कारण ये था कि उस समय उतने साइंस का विकास नहीं हो पाया था, डॉक्टरों की उतने बहुत सारे अभाव थे। इस कारण से बहुत सारे जो है समस्याएं उस समय प्रचलित थी और बाल्यावस्था की समझ लोगों में नहीं थी। बालकों से उन सारी बातों की अपेक्षा की जाती थी जो एक बड़ों से की जाती थी। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देखें तो ये मध्यकाल से संदर्भित हमने बात की, जो मध्यकाल में बाल्यावस्था की संदर्भ में क्या दृष्टिकोण रहे थे। और इसके बाद अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी के संदर्भ में, 18वीं शताब्दी के संदर्भ में, 19वीं शताब्दी के संदर्भ में। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए वीडियो कैसा लगा, कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।